के स्टूडेंट हैं, जो भी बुक आप प्रिफर करते हैं या आपके स्कूल में आपके एरिया में जो भी बुक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बुक अच्छे हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स इज कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट्स। यह पूरा प्रैक्टिस पर बेस्ड सब्जेक्ट है। स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसका कमांड उतना ही होगा, वो चाहे किसी भी बुक से करे। तो आप यदि कोई पर्टिकुलर बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आपको कुछ इस तरह से, तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख के सजेशन ले सकते हैं। बाकी आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जो भी बुक चलता है उसे आप प्रैक्टिस करिए। क्लियर? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने कॉन्सेप्ट आपको बता दूं और इतने वैरायटी के क्वेश्चन आपको बता दूं कि बाद में जब आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मेरा सजेशन है कि आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा, यदि आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के बुक को प्रीफर करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आईआईटी जेईई के लेवल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट बुक आपको और कंसल्ट करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल बेसिक के लिए ये सफिशिएंट है। तो हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स ऑब्यू। मैट्रिसेस हिंदी में बोलते हैं ऑब्यू। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि भाई ऑब्यू क्या है। मैट्रिसेस ऑब्यू हम किसे कहते हैं? तो ऑब्यू क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। एलजेब्रा में, बीजगणित में कुछ डेटा को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने एक स्पेशल मेथड डेवलप किया, ऑब्यू और सारणिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद हम चैप्टर डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। इस तरह से एक अरेंजमेंट हो। मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू, ये एक सिंबल है, इस फॉर्म में यदि लिखा जाए, ये मैट्रिक्स को इस तरह से हम ब्रैकेट की तरह अरेंज करते हैं, लिखते हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो लिखा जाता है, जैसे इसको मैं लिखूं A11, A12, A13, A14, तो यहाँ जो लिखा जाएगा ये कहलाता है रो। रो मतलब पंक्ति, रो मतलब उसको बोलते हैं पंक्ति। और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा A21, A22, A23, A24, और यहाँ पर मैं लिख दूँ तो A31, A32, A33, A34। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लिखा जाता है, क्षैतिज लिखा जाता है, उसको हम रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और इधर जो लिखा जाता है इस तरह से, उसको कॉलम माने स्तंभ, स्तंभ कहा जाता है। आपको मालूम है कॉलम ऐसा खड़ा होता है, तो ये कॉलम है और ये क्या है? रो है और ये कॉलम है। अब यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होता है, यहाँ साइड में हम लिखते हैं, ऑर्डर मतलब होता है उसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें हम हमेशा रो क्रॉस सी लिखते हैं। ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। पहले लिखा जाएगा वो नंबर ऑफ रो को बताता है कि कितने उसमें रो हैं, और बाद में जो लिखा जाता है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताया जाता है, जैसे बताता है। जैसे इस मैट्रिक्स में आप देखिए तो क्या है, नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3, तो हो जाएगा 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 3 क्रॉस 4। इस तरह से ये हमारा जो मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल लिखा है वो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का क्या है? ऑब्यू है। क्लियर? मैट्रिक्स है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर इसके एलिमेंट्स की आइडेंटिटी आप देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A23, A23 का मतलब क्या है कि यह जो एलिमेंट है वह सेकंड रो, दूसरा रो और तीसरे कॉलम 1 2 3 का एलिमेंट है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो अवयव होता है वह अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, अपना एक पहचान रखता है कि मैं कहाँ पर हूँ। हम उसके रो और कॉलम को बता दें
तो हम उस मैट्रिक्स में उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि वह कहाँ पर का एलिमेंट है। इस तरह से ये हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो ऐसा है कि आपको यदि टीचर स्टार्टिंग में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दे और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आप फार्मूला और प्रोसेस ढंग से समझ गए तो आपको प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना बस सुपरफिशियल स्टडी कर लेते हैं, ऊपरी ऊपरी पढ़ाई कर लेते हैं और सीधा एक्सरसाइज में चले जाते हैं, इसलिए उनको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है। ये काम आपको नहीं करना है। पहला काम है सबसे पहले उसको ढंग से समझना। अभी मैंने स्टेप जो बताया कि कैसे समझना है, ये मैं इसका इंट्रोडक्शन बताया। अब क्या है, मैट्रिक्स के टाइप, ऑब्जेक्ट के प्रकार। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और इस टाइप के बेस पर ही हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके टाइप्स, प्रकार, ऑब्जेक्ट के प्रकार। अब मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं वन बाय वन इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप उसको बस समझते जाइए कि किस तरह से उसके टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स, इसको मैट्राइसेस को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। हिंदी में बोलेंगे रो माने पंक्ति, रो मैट्रिक्स पंक्ति ऑब्जेक्ट। नाम से स्पष्ट है, जिसमें क्या हो, एक सिंगल रो हो। ठीक है, जैसे A इक्वल टू, ये मैंने एक लिखा ABCD। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति है, इसलिए हमको क्या कहेंगे, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? जिसमें सिंगल रो हो, सेकंड रो ना हो। कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही हो, इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ ऑब्जेक्ट। तो नेचुरली आपको नाम से स्पष्ट होगा, ये सपोज ABC। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल कॉलम हो, जिसमें सिंगल रो हो वो रो मैट्रिक्स है, जिसमें सिंगल कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। बहुत आसान है, बस कुछ टाइप ऐसे हैं जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर कंप्लीटली ये बेस्ड होता है। क्लियर? इसके बाद आप देखिए जीरो या नल मैट्रिक्स, शून्य ऑब्जेक्ट। तो सपोज हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पूरे एलिमेंट्स जीरो हैं, कंप्लीट एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, बहुत आसान है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। 4 नंबर का मैट्रिक्स है वर्ग ऑब्जेक्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग ऑब्जेक्ट। तो वर्ग ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो, जो स्क्वायर फॉर्म में हो, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ABCDEFGHI, यहाँ पर देखो 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब जो स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर समझते हैं, जिसकी चारों भुजा की लंबाई बस स्क्वायर होता है, उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम है। तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नाम पर बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये, लेकिन जानना बहुत जरूरी है इसको। नेक्स्ट 5th नंबर है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण ऑब्जेक्ट। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ऐसा लिख दें, A इक्वल
सपोज ये मैंने एक अवयव लिखा और उसमें लिख दिया 2 4 9 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक विकर्ण है और ये जो विकर्ण में एलिमेंट है ये 2 4 9, ये क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है। और डायगोनल बस में एलिमेंट्स हों और बाकी के पूरे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हो, तब इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जगह में एलिमेंट्स इसके नहीं होते। 6 नंबर का अवयव है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, यही है। देखिए यहाँ पर यदि मैं पूरे एलिमेंट्स को 4 4 4 ये लिख दिया और बाकी सब क्या है 0 0, दोनों में आप डिफरेंस देखिए, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट हो, फिक्स हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2 4 9, लेकिन यहाँ पर लिखा है मैंने 4 4 4। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में समान इक्वल एलिमेंट्स हों, सेम एलिमेंट्स हों, वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स, या हिंदी में क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। इसके बाद अपन देखते हैं 7 नंबर का मैट्रिक्स। 7 नंबर का मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट और आइडेंटिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका आगे बहुत यूज होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स देखिए, A इक्वल टू, सपोज ये एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है 1 इस तरह से, या सपोज 2 एलिमेंट हो तो 1 0 0 1 इस तरह से हो 2 एलिमेंट्स का, या सपोज 3 एलिमेंट्स का हो, A1 A2 A3, 3 एलिमेंट्स का हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से हो। क्लियर? मतलब आप देखिए, इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल में क्या हो, 1 1 हो। जैसे अपने को 3 क्रॉस 3 का लेना है तो डायगोनल में 1 1 रहेगा, 2 क्रॉस 2 का लेना है डायगोनल में 1 1 या सिंगल 1। मतलब एक्चुअल में यह भी क्या है, एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर इसके 3 टाइप आप समझ लीजिए। एक डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी 0। वही स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल में इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। और वही जो है आइडेंटिटी या तत्समक अवयव बन जाता है जब उसके पूरे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। क्लियर? तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है, और ये सब स्क्वायर फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है? तो ये कहलाता है तत्समक अवयव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इसका बहुत जगह यूज होगा। मैट्रिक्स का टाइप इसलिए भी समझना जरूरी है कि कई क्वेश्चन में हमको उसके टाइप के बेस पर क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टाइप इज 8 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हिंदी बोलेंगे क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव का क्या मतलब है, जिसमें हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिखा जाए। देखो A इक्वल, एक मैट्रिक्स में यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस मैट्रिक्स को आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5।
तो नंबर ऑफ जो रो है वो कम हो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, और देखने से पता चल जाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में है, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अब ये क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। जैसे मैंने इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो 4 है और कॉलम क्या है 2। तो ये क्या हो, रो ज़्यादा हो। यदि रो कम हो कॉलम से तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है, रो कम हो कॉलम से और रो ज़्यादा हो कॉलम से तो ये वर्टिकल फॉर्म में है। वो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कहीं कहीं पर, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बेसिक फंडामेंटल जितना अच्छा हो सके वो क्लियर होना चाहिए। दैट नेक्स्ट 10 नंबर का मैट्रिक्स है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजी आव्यूह। ये क्या होता है, नेचुरली क्या हो, ट्राइंगल के फॉर्म में हो। लेकिन किस तरह से ट्राइंगल के फॉर्म में, देखो सपोज यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और इसमें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ऐसा हमने लिखा है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल अपन बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, अदरवाइज डायगोनल नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 एक एलिमेंट्स और बनाते हैं यहाँ पर अपन, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में होना इसका जरूरी है। तो A41 A42 A43 A44। एक्चुअल में इसको पहचानने का तरीका है, देखो इसके डायगोनल में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो विकर्ण बनता है उसके पूरे एलिमेंट्स इसी फॉर्म में आते हैं। तो इतने को छोड़ के ये जो एलिमेंट्स मैं पूरा लिखा हूं ये सब क्या हो, 0 हो। इस तरह से ये 0, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेचुरली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एलिमेंट्स का क्या बनना चाहिए, एक ट्राइंगल बनना चाहिए। ये जो एलिमेंट्स उनका ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजी मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक विकर्ण को छोड़ के ट्राइंगल बनना चाहिए, और यदि ऊपर में ट्राइंगल बने तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजी मैट्रिक्स कहलाता है। और यदि मैं इधर के एलिमेंट्स को 0 कर दूं और यहाँ एलिमेंट्स लिख दूं, डायगोनल तो रहेगा, डायगोनल कॉमन रहेगा। ये जो डायगोनल है ये तो रहना ही है विकर्ण को। अब यहाँ पर मैंने 0 0 किया है और ऊपर में एलिमेंट्स हैं तो अपर ट्राइंगुलर। लेकिन यदि मैं इन सबको 0 कर दूं और नीचे में एलिमेंट्स लिख दूं तो क्या कहना, लोअर कहलाएगा, मतलब निचला त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। तो ये हो गए। इसके बाद इसका एक टाइप और है, लास्ट टाइप, वो है सिंगल एलिमेंट या सिंगलेटन मैट्रिक्स भी कहते हैं, एकक। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ऐसा नहीं कि 1 हो ना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये मैं सपोज है, जिसके पास 1 एलिमेंट हो वो सिंगल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स के टाइप हैं, जिसमें से कुछ मैट्रिक्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह बहुत ज़्यादा यूज होगा, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ए लिखा था लेकिन जनरली हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स के टाइप्स हो गए। अब हम इसके प्रोसेस में आते हैं। देखिए मैट्रिक्स एक बहुत आसान मैथमेटिक्स है। इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, 2 या 3 वीडियो में मैं मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से आपको तैयार करा दूंगा। बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप थोड़ा घर में अच्छे से करेंगे। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मतलब जोड़ना और घटाना,
और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सिंगल वर्ड में बोलूँ तो यदि किसी स्टूडेंट्स को आव्यूह का यदि गुणा करना आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो वह मैट्रिक्स का सब चीज़ जानता है, उसका बाद उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं यहाँ पर आपको एडिशन माने जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, और उसको मल्टीप्लिकेशन करना, उसको गुणा करना, ये तीनों चीज़ मैं आज आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बार बार ये बात बता दूं कि मैथमेटिक्स का मेरा जो क्लास है थोड़ा अलग टाइप का चलेगा। पहले वीडियो में आप मेरे कॉन्सेप्ट देखेंगे और सेकंड वीडियो में आप उसके क्वेश्चन के एक्सरसाइज देखेंगे। ये दो काम देखने के बाद तीसरा आपका काम है कि घर में आप उसका एक्सरसाइज करेंगे। यदि इस प्रॉपर प्रोसेस पर आप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसके प्रोसेस में आते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मैट्रिक्स पर प्रोसेस जिसमें इनको जोड़ना। फर्स्ट हम देखते हैं आव्यूहों का योग। आव्यूहों को जोड़ना। मैट्रिक्स ना, मैट्रिक्स नहीं लिखा मैं, आप समझ गए मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है, तो मैट्रिक्स को जोड़ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, ये सपोज है 1 2, एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ, और यहाँ पर 4 3 ये है। और दूसरा अभी अपने पास ये बी है, वो है 0 -1 5 और 7। यहाँ पर एक खास बात आप देखो कि रूल्स को आप समझते जाना। दो मैट्रिक्स का योग या अंतर या उसका सबसेक्शन दोनों सिर्फ तभी पॉसिबल है जब क्या हो, दोनों इक्वल ऑर्डर के मैट्रिक्स हो। यहाँ पर आप देखो कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। सपोज मैं इसको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बना दूं, एक एग्जांपल के लिए इसको मैं अभी लिख देता हूं ऐसा कि सपोज यहाँ पर 2 और 9 लिख दूं, तो यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। अब इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, इनका एडिशन पॉसिबल नहीं, जोड़ना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिशन का रूल कहता है कि ये अपने अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, अपने अपने साथी एलिमेंट्स के साथ में ऐड होते हैं। 1 इसके साथ ऐड होगा, 2 इसके साथ ऐड होगा, और 4 इसके साथ ऐड होगा, 4 इसके साथ ऐड। अब ये दोनों एलिमेंट्स को तो इसके पास एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं ऐड होने के लिए, तो किसके साथ ऐड होगा? नहीं हो सकता। तो एडिशन, ये छोटी छोटी बातों को समझना है बस आपको। मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का जोड़ना सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स के क्या हो, ऑर्डर, उसके जो क्रम है वो क्या हो, सेम हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं मिटा दिया इसको इस तरह से, तो तभी ये ऐड हो पाएंगे। ये भी क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का। अब बहुत आसान है, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो जैसे यहाँ पर मैंने रेड इंक से इसके पेयर बनाए हैं, अपने अपने पेयर के साथ ऐड हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा 1 + 0, ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 4 + 5, और ये हो जाएगा -3 + 7। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 1 9 और ये 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये ऐड होता है। अब इसी एग्जाम्पल में सपोज इसी एग्जाम्पल में मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को फाइंड करना है 2a - 3a का वैल्यू फाइंड करो बोल रहा है। सपोज सेम एग्जाम्पल में अभी तो मैंने a + b फाइंड किया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कहता है कि 2a - 3b ना, सॉरी दूसरा तो b है, 2a - 3b फाइंड करो बोलता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप ये समझिए। सबसे पहले तो मेरे पास a है, और यदि इसको मेरे को 2a बनाना है, 2a, तो होता क्या है देखिए, मैं जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर 2 का सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर थोड़ा फिर कंपेरेटिव मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा,
तो 2 का सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, इसके साथ हो जाएगा 8 और आएगा -6, ये 2a हो गया। अब मेरे को चाहिए 3b, तो 3b इक्वल टू क्या करूंगा मैं, ये जो b है उसके सभी एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 के साथ ये 0 हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा ये -3, इसके साथ हो जाएगा तो 15 और इसके साथ हो जाएगा 21, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको? मतलब यदि a को 2a बनाना है तो पूरे एलिमेंट्स के साथ में 2 और b को 3 बनाया था 3। अब हमको चाहिए इसका वैल्यू, तो देयरफॉर 2a माइनस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू लिखो 2, 4, 8, -6 और बाहर ये माइनस। यहाँ पर मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उसको अलग से बताने का जरूरत नहीं है, जोड़ना और साथ में उसका घटाना भी, क्योंकि यहाँ पर घटा ही रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर तो घट रहा है, ये उसी एग्जांपल में दोनों बात समझा दिया मैं आपको। तो माइनस कर दिए और इसके बाद 3b का वैल्यू अपने पास ये है, ये हो गया 0, -3, 15 और 21, ये हो गया दैट इक्वल। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो अपने अपने एलिमेंट्स के साथ, अब ये माइनस है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 2 - 0 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3, यहाँ पर 8 -15 और यहाँ पर -6 + 21 दैट इक्वल। इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2, 4 + 3 7 और यहाँ पर हो जाएगा -7 और यहाँ पर 6 माइनस हुआ इसमें, तो ये हो गया 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि किस तरह से इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है तो पूरे एलिमेंट्स में उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब मैं आपको सिखा दूं मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, कि उसका हम निर्माण कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का निर्माण। मैट्रिक्स का निर्माण मतलब सपोज हमको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन प्रायः बोर्ड एग्जाम में आता है, और मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आप इसको समझा दूं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का निर्माण। आव्यूह का निर्माण करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाऊँ कि किस तरह से आव्यूह का निर्माण करते हैं। सपोज aij इक्वल, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा aij इक्वल 3i + j अपॉन 2, 3i + j अपॉन 2, ये आपको दिया रहेगा और आपको आव्यूह का निर्माण करना है 3x2, मतलब a 3x2 का आपको क्या करना है, ये निर्माण करना है। देखिए इस तरह से कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये दिया हुआ है, यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायः बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि यदि aij बराबर 2i + j अपॉन 2 है तो आप 3x2 के मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैक्सिमम, ये i का वैल्यू है, i = 3, ये i का वैल्यू 3 है जो कि रो है, जो पहले नंबर में रो लिखा जाता है, तो रो = 3 और कॉलम = 2 है, तो 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना है। मतलब यदि यहाँ पर मैं मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दूँ तो A32 आपको कैसा मैट्रिक्स चाहिए, 3x2, 3x2 का मैट्रिक्स चाहिए, मतलब रो कितने होने चाहिए इसमें, 3, ये 3 रो होने चाहिए। तो ये
1 1 और A 1 2। तो कॉलम तो 2 ही चाहिए, तो कॉलम छोड़ दिए। इसके बाद A 2 1 A 2 2, इसके बाद A 3 1 A 3 2। नेचुरली आपको ऐसा मैट्रिक्स चाहिए। देखिए ये जो मैट्रिक्स मैं बनाया हूँ ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम। तो ये आपका इस फॉर्म में निकाला आंसर होगा। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं इसकी सहायता से। अब ए आई जे इक्वल टू दिया, हमको चाहिए A11, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर A11 इक्वल A11 निकालेंगे, मतलब आई का मान कितना हो गया 1 और जे का भी मान कितना हो गया 1। तो यहाँ पर आई का मान 1 और जे का मान 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 1/2 ये हो जाएगा। इस तरह से इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 1 4/2, मतलब हो गया 2 हो गया। अब A11 के बाद A12 निकाल लेते हैं, यहीं पर हम कॉमा लगा के निकाल लेते हैं। A12 इक्वल, तो A12 इक्वल टू आई का वैल्यू कितना 1, 3 × 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है 2/2, दैट इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 5/2, ये हो गया 5/2। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे A21 इक्वल टू, अब देखो आई का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस इसका वैल्यू 1/2, दैट इक्वल 3 2 6 + 1 7/2 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे हम A22। अब आप समझ गए होंगे बहुत आसान काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 2 मतलब दोनों का वैल्यू 2 2 होगा, 3 × 2 + 2/2, दैट इक्वल ये 6 + 2 8, 6 + 2 8, ठीक है, 3 दूनी 6 + 2 8/2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। अब आप निकालेंगे A31, तो आई का वैल्यू 3, ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 1/2, 9 + 1 10/2, दैट मीन्स 5, और ये हो जाएगा A, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A32, दैट इक्वल ये हो गया 3 × 3 + 2/2, दैट इक्वल 9 + 2 11/2। ये सभी एलिमेंट हम निकाल लिए। अब ये जो एलिमेंट निकाले हैं, ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन है, हमारे पास मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, उसमें पुटअप कर देंगे। तो देयरफॉर A इक्वल टू, ये सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस फॉर्म में। ये तो मैं उसी ऑर्डर पर निकाला हुआ हूँ, तो आप लिख लीजिए 2, उसके बाद 7/2, इसके बाद 5 और यहाँ पर 5/2, नेक्स्ट एलिमेंट 4 और 11/2। ये 3 × 2 का आपका मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर है 2 7/2 5 5/2 4 11/2। क्लियर। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे बनाया देखिए, एक बार रिपीट करता हूँ आपको। यह कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हाबियू का निर्माण करना आपको इस तरह से एक कंडीशन देगा कि AIJ इक्वल टू इतना है, तो इतने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना। तो सबसे पहले आप रो और कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, कितना मुझे रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए। इस प्रकार से रो और कॉलम अरेंज करके I और J के डिफरेंट वैल्यूज़ को पुटअप करके आप पूरे एलिमेंट्स निकाल के मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है ये, और इस तरह के क्वेश्चन आप बुक में आपको मिलेगा और आप उसको प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट होता है यदि स्टूडेंट उसको बहुत ध्यान से समझे तो। और कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर हो गया, एक दो क्वेश्चन बता दिया आपको, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कमांड का एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। टीचर के पढ़ाने के बाद यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स,
अवयव का गुणा यदि मैं आपको एक लाइन में बोलूं, अभी मैंने आपको बताया, तो यह इसको मैं मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। मतलब मैं यदि सीधा आपको बोल दूं कि यदि एक स्टूडेंट को मैट्रिक्स का प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो बाकी काम तो वो आसानी से कर ही लेगा। इसलिए आपको इस प्रोसेस को ध्यान से समझना है। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और एक क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, उसके बाद फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं अभी आपको बताया कि दो मैट्रिक्स का जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल हो पाता है, जब दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ पर आप देखो कि सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, और सपोज इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, m रो है और n कॉलम है, और इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, b के साथ ये, तो दूसरा मैट्रिक्स जो होगा इसका रो इसका कॉलम, तो इसका जो कॉलम है n और इसका रो, देखो यहां पर आप ध्यान देना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम है n, तो दूसरे मैट्रिक्स का रो n होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान से इस बात को बार बार आप ध्यान में से दिमाग में बिठाओ। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इनको क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों होगा, फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा a क्रॉस b, तो जब दोनों का गुणा हो जाएगा तो गुणा के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगा वो और मज़ेदार बात है, वो किस ऑर्डर का मिलेगा, इसका रो और उसका कॉलम, ये रिजल्ट होगा। क्या बताया, समझ में आ गया आपको? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी संभव है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के समान हो, बराबर हो, और जब दोनों का गुणा हो जाता है तो दोनों के गुणा होने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वह पहले के रो और दूसरे के कॉलम के ऑर्डर में आता है। ये बात आप नोट करके रखिए ध्यान से। अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि कैसे इनका प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो देखिए, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक आप एग्जाम्पल अपने से क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं एक ले रहा हूँ एलिमेंट्स 1 2 1 3 2 4। ये किस ऑर्डर का हुआ, इसमें कितने रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। क्लियर? और मैं एक ले रहा हूँ b, यहाँ पर ले रहा हूँ इस तरह से। नेचुरली आपको पता है अब इसमें कितने होने चाहिए 3, और मान लो मैं 3 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम, ये सपोज 0 4 2 3 1 5 6 2 4 ऐसा मैंने ले लिया, कुछ भी एलिमेंट्स ले लिया। अब आप देखिए, अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, पहले आप चेक करोगे, ये 3 है तो इसको 3 होना चाहिए, है तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट को आपको पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका मैं दोनों का गुणा करूंगा, देयरफॉर a क्रॉस b, ये मैं बॉक्स बना लिया इसके लिए, और नेचुरली बॉक्स बड़ा बनाया तो थोड़ा आराम से समझाऊंगा इसको मैं। देखो ये दूर तक बना लिया, चलो
ये। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा पहले से डिसाइड कर लिए रहो करने से पहले, ताकि मिस्टेक ना हो। तो रिजल्ट क्या बताया मैं, 2, 2 रो आएंगे उसमें और 3 कॉलम आएगा, मतलब रिजल्ट 2 क्रॉस 3 का आएगा इसका गुणा करने के बाद। अब इसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो रो का कॉलम के साथ या कॉलम का रो के साथ। आप कई तरीके से करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं जो तरीका आपको समझा रहा हूँ उसको एक बार आप एडाप्ट करेंगे। सुनो कैसे करते हैं। मैं इसके कॉलम को लिया, जब मैं इसके कॉलम को लूंगा, क्लियर, इस तरह से या ऐसा लो, एक तरीका आपको समझाता हूं, उसी को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या करो, पहले मैट्रिक्स का आप रो को ले लो, रो और कॉलम का ऑपरेशन ठीक रहता है। ये रो को ले लिया जो रेड इंक से मैं बॉक्स किया, ध्यान दीजिए ना, और इसके कॉलम को लिया, ये क्लियर। पहले का रो लिया, दूसरे का कॉलम लिया, या पहले का कॉलम दूसरे का रो भी ले सकते हैं तो भी चलेगा। तो ये मैं ले लिया पहले का रो दूसरे का कॉलम। अब इन लोग अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होंगे। पहले सब समझ में आ गया, मैं पहले का रो लिया दूसरे का कॉलम को लिया, और मल्टीप्लाई कैसे कैसे होंगे देखिए। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इस एलिमेंट के साथ, मतलब ये हो जाएगा 1 × 0, 1 × 0 प्लस इसके सेकंड एलिमेंट का इसके सेकंड एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 × 3, क्लियर, और प्लस इसके तीसरे का इसके तीसरे के साथ होगा 1 × 6। तो पहला आपको समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अब मैं क्या करूँ, इसके रो को बदल दूँ और उसके कॉलम को वही रखूँ। मतलब अब मैं रो को ये हटा दूँ, ये ले लूँ, लेकिन कॉलम वही रहेगा। तो अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अब उसको यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर लिखें। इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगा, बाद में मैं इसको क्रॉस कर लूँगा। क्या बोला, ध्यान से समझिए। इसका रो और इसका कॉलम को ले रहा हूँ मैं, तो जो गुणा करूँगा उसको यहाँ पर लिखूँ, मतलब रो में लिखूँ कि कॉलम में लिखूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, आप चेंज किसको कर रहे हो, आप रो को चेंज कर रहे हो। तो रो को चेंज करोगे तो रो में लिखाएगा वो, कॉलम को चेंज करोगे तो कॉलम में लिखाएगा। तो हमको अब उसको कहाँ पर लिखना है, नेचुरली यहाँ पर लिखना है। अब मल्टीप्लाई करिए, किसका, 3 का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 3 × 0, 2 का 3 के साथ। देखो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है, अलर्ट रहने का काम है, ये सावधानी का काम है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा मैथमेटिक्स है जहाँ पर बहुत टैलेंट नहीं, थोड़ा केयरफुल माइंड चाहिए। आप थोड़ा सा उसको लापरवाही से मत करिए, ध्यान देके करिए। अब इसका 4 के साथ 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × क्या हो जाएगा, 6 हो गया, क्लियर। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम पुनः इस काम को कंप्लीट करेंगे। मैं समझाने के लिए इसको बॉक्स में घेर रहा हूँ ना, आप ऐसा नहीं घेरेंगे। अब मैं पुनः अपने फर्स्ट रो में आ गया और यहाँ पर अब मैं कॉलम को चेंज कर दिया, अब इस कॉलम में आ गया। तो यहाँ पर भी अब कॉलम चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, यही काम करना है, बस आप समझ रहे होंगे। 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 + 4 प्लस 2 का 1 के साथ, 2 × 1 प्लस 1 का 2 के साथ, ये हो गया। अब इसको हटा के वही काम जो अभी अपन ने किया था, क्या करोगे आप, यहाँ पर कर दोगे ये, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वो वही रहेगा। तो 3 × 4, 3 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 4 × 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन, फिर रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न आ गए अपन यहाँ पर, और यहाँ पर भी अपन रो को चेंज कर देंगे। अब चले आएंगे किसमें, सॉरी कॉलम को थर्ड कॉलम में चले आएंगे। मल्टीप्लाई वैसे ही होगा, क्या, 1 × 2, 2 × 5 प्लस
1 इंटू 4। अब वो वही रहेगा, आप इसको चेंज कर दोगे, यहाँ चले जाओगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4। देखिए अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस में आने के बाद ये बहुत आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मेन है प्रैक्टिस, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देखना है। दैट इक्वल, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए ऑर्डर क्या बन गया इसका, कितने रो हैं इसमें, 1 2, 2 रो हैं तो 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, ये मैं पहले बता दिया था आपको, 2 क्रॉस 3 का बनेगा। अब सॉल्व करना आसान है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 + 6 + 6 तो कितना हो गया 12। यहाँ पर 4 + 2 + 2, 6 + 2 8। यहाँ पर 2 + 10 कितना हो गया 12 + 4 16। क्लियर। यहाँ पर 0 6 + 24, ये तो 0 हो गया, तो हो गया कितना 30, ये 30 हो गया 6 + 24। यहाँ पर 12 + 2 + 8, 12 + 2 + 8, 12 + 8 कितना हो गया 20 और +2 22। यहाँ देखिए 6 हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 16, तो 26 और 32, ये आंसर। इस तरह से आप देखो कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस प्रोसेस को आपको दिमाग में बिठ। इसका एक और तरीका है, लेकिन आप एक को एडाप्ट करो, कंफ्यूजन अभी अच्छा नहीं है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट है और इसके कॉलम को लेना है और अपने अपने एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताया, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट जो क्लास मेरा आप अटेंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वो जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाया उस पर सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मेरा पढ़ाने का पैटर्न होगा, जिसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि पहले क्लास में मेरा फर्स्ट वीडियो हमेशा कॉन्सेप्ट, फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब प्रोसेस, मैथ्स पढ़ने का यही तरीका है, बताऊंगा।